तो बिहार के मुख्यमंत्री कौन होंगे अगले, इसको लेकर के अटकलें लग रही हैं। और जब भारतीय जनता पार्टी का किसी भी प्रदेश में मुख्यमंत्री बनना हो तो अक्सर हमने देखा है कि वो अटकलें धरी की धरी रह जाती हैं। किसी ने सोचा नहीं था कि राजस्थान में भजनलाल शर्मा मुख्यमंत्री होंगे, ये भी नहीं सोचा था कि मध्य प्रदेश में मोहन यादव मुख्यमंत्री होंगे। भारतीय जनता पार्टी चौंकाने के लिए जानी जाती है, पर जो सबसे प्रमुख अटकल है बिहार के संबंध में वो यही है अभी तक कि उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की दावेदारी सबसे मजबूत है। हो सकता है कोई चौंकाने वाला नाम भी सामने आए। आज हम बिहार के इस नए नेतृत्व में जो बदलाव हो रहा है उस पर बात करेंगे। हमारे साथ पंकज झा जी हैं, न्यूज रूम से पॉलिटिकल एडिटर दी ललन टॉप के। कन्हैया बेलारी जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आप सुनते रहते हैं अक्सर उनको नेता नगरी में। बेलारी न्यूज के एडिटर इन चीफ हैं। और संतोष सिंह जी हमारे साथ हैं, सीनियर असिस्टेंट एडिटर इंडियन एक्सप्रेस के और पटना में ही रहते हैं। हिमांशु मिश्रा एग्जीक्यूटिव एडिटर इंडिया टुडे ग्रुप भी हमारे साथ जुड़ेंगे। संतोष जी, आपसे शुरू कर रहा हूं। जेडीयू की तरफ से सम्राट चौधरी छोड़ करके कोई और नाम नहीं गया है। वो इसलिए गया है कि चलिए वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर नंबर 2 हैं और प्लस लवकुश कॉम्बिनेशन जो एक सामाजिक कॉम्बिनेशन चला आ रहा था वो बरकरार रहेगा। नीतीश कुमार को कहीं ना कहीं उसको कॉन्फिडेंस लग रहा है कि एलायंस को भी एक्सेप्टेबल है, मेरे लिए भी एक्सेप्ट। उन्होंने 2 नाम नहीं दिए हैं, मेरी जहां तक जानकारी है जेडीयू की तरफ से 2 नाम, अगर जेडीयू की चलेगी तो सम्राट चौधरी का ही नाम गया है। और उसके बाद जोक चल रहा है कि 90% शांत सम्राट के शेष जो 10% उसमें 90 अदर्स। तो वो तो आप अनप्रेडिक्टेबिलिटी बीजेपी की जो सरप्राइज थ्योरी है उसके बारे में तो हम कुछ कह ही नहीं सकते हैं। लेकिन ये दिखाता है कि एक बड़ा नेता जब सीन से पटाख से वो हटता है उस पर वहां से, तो उनकी जो लिगेसी है वो कंटिन्यू रहती है। आज 2 वर्ष के बाद बीजेपी कुछ और एक्सपेरिमेंट कर ले, लेकिन आज के डेट में मैं बिहार में मुझे जहां तक मुझे लग रहा है, जब मैसेज कर रहा हूं बिहार को, मैं राजस्थान और मध्य प्रदेश टाइप का एक्सपेरिमेंट होता हुआ बिहार में नहीं देख रहा हूं। क्योंकि यहाँ स्टेक होल्डर्स बीजेपी सिर्फ नहीं है, यहाँ जेडीयू भी है और एलायंस भी है और जेडीयू में नीतीश कुमार है। जितनी भी विस्मृति हो, जितनी भी बात भूल जाए, लेकिन वो जब हाथ उठाने जाते थे सम्राट का ही हाथ उठवाते थे भीड़ में जब जाते थे और बराबर बोलते थे। ये तो सब कुछ देख ही रहे थे, सब कुछ देख रहे थे। उनका मतलब था कि 1.5-2 बरस से जो सरकार के जो एडमिनिस्ट्रेटिव काम है, इनकी जो मीटिंग्स होती है चीफ मिनिस्टर की, वो सब सम्राट चौधरी देख रहे थे। तो उस हिसाब से भी, और उनको लगता है कि मेरे बेटे निशांत की भी ग्रूमिंग इसके साथ हो जाएगी। और ये मत बोलिए कि अभी हमारा पावर ट्रांसफर के फेज पर हम आ गए हैं जहां ओबीसी से ईबीसी ऑब्लिक दलित की तरफ जा सकते हैं, लेकिन अभी मुझे लगता है ये होल्ड पर रहेगा। अभी जो त्रिवेणी संघ की जो 3 प्रमुख जातियां हैं, यादव, कोयरी, कुर्मी, 36% जिसका पूरा हो गया है, वो थोड़ा सा और चलेगा। मे बी आफ्टर 30 के बाद हम बिहार अनदर पावर ट्रांसफर की तरफ जाएगा, क्योंकि यहाँ कोलिशन पॉलिटिक्स है, सोशलिस्ट रेसिस्टेंस अभी भी कंटिन्यू है। इसी तरह मुझे लगता है कि जो भी चीफ मिनिस्टर होंगे वो उसमें जेडीयू की ज्यादा चलेगी, जेडीयू की चलेगी खासकर, मुझे जैसा लग रहा है। ठीक है, कन्हैया जी, कन्हैया भिलारी जी नमस्ते, कैसे हैं? नमस्कार नमस्कार, बहुत बढ़िया है, दिखने का चमक रहा। बिहार में ये बताइए कि कौन पूजा पाठ कर रहा है? ये तो स्पष्ट है, सोशल मीडिया पे दिख रहा है सम्राट चौधरी पूजा पाठ करते हुए नजर आ रहे हैं, पर दिल्ली और नागपुर के चक्कर कौन लगा रहा है? ना देखिए, चाहत किसकी नहीं होती है मुख्यमंत्री बनने की, और बीजेपी में जिस तरह से लीडर का चुनाव होता है या थोप दिया जाता है या पर्ची निकाल दी जाती है, तो लगता है जितने भी विधायक हैं, जो विधायक नहीं है वो भी, कि हो सकता है कि मेरी भी लॉटरी निकल जाए। तो सोचने समझने में, इच्छा रखने में कोई दिक्कत तो लगता है। पिछले कार्यक्रम में भी कभी पूछा था आपने, आपने क्या बता दिया था कि सम्राट चौधरी का फाइनल है, वहां अब कहीं है नहीं। स्ट्रेटजी के तहत, रणनीति के तहत ये पहले से सोच करके रखा गया है। नीतीश कुमार की सहमति, पूजा पाठ तो कई लोग कर रहे हैं, आप देखते ही वो गुवाहाटी से लेकर के विंध्याचल तक, और इसके बाद साउथ में जितने भी देवी देवता हैं सब लोग कर रहे हैं। और जो परम धाम है बीजेपी का नागपुर, वहां भी सब लोग जुट रहे हैं, जा रहे हैं, तो कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं। पर ये बताइए सर कि ये मुरेठा बांधा था सम्राट चौधरी ने जब नीतीश कुमार चले गए थे आरजेडी के साथ, सरकार का हिस्सा हो गए थे, और ये कहा था कि जब तक नीतीश कुमार को सत्ता से नहीं हटा देंगे तब तक हम ये मुरेठा बांधे रखेंगे। बांधा था उन्होंने अपने माताजी के निधन पर एक बार उन्होंने
औपचारिक तौर पर बयान देते हुए नीतीश कुमार ने पूछा उनसे कि मुरेठा क्यों बांधा है, तो उन्होंने यही कहा कि जब तक आपको सत्ता से नहीं हटाएंगे। उस समय लगा कि एक राजनीतिक विरोधी बोल रहे हैं, ठीक है उन्हीं की सरकार में उप मुख्यमंत्री रहे, लेकिन ये ट्यूनिंग सर दोनों का आपस में सेट कब हुआ और किसके जरिए हुआ, इसमें मुख्य सूत्रधार, मुख्य भूमिका किसकी थी? कल क्या हुआ इस पर राजनीति नहीं होता है और पॉजिटिव राजनीति इस पर नहीं होता है, ये तो निगेटिव बातें हो गई। अब तो नीतीश कुमार क्या क्या कहे हैं बीजेपी को, बड़का झूठा पार्टी से लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नीतीश कुमार के बारे में क्या कहे हैं, अमित शाह क्या कहे हैं, अमित शाह जी दरवाजा नीतीश बाबू हमेशा बंद हो गए, ये सब बात में नहीं चलती, ऐसा नहीं। क्योंकि मुझे अभी जो फेस दिख रहा है उसमें सम्राट चौधरी को छोड़ करके कोई वैसा है भी नहीं, लग भी नहीं रहा है। एक लगना नहीं होता है कि अरे ये है, ये मटेरियल है, ये मटेरियल है, तो वो लग भी रहा है। और अभी उसके बाद से जो है सम्राट चौधरी ने नीतीश कुमार के लिए भीतर और बाहर बहुत कुछ किया है, ये समझ लीजिए। जो वहां तक जानकारी है, बहुत कुछ बताने लायक भी नहीं है बातें। एक तरह से समझिए कि नीतीश कुमार का दिल जीत लिया उन्होंने, नीतीश कुमार का दिल जीत लिया। नहीं तो ऐसा क्या किया, वही तो ब्लेसिंग दे दिया। कुछ तो इशारे में बताइए, ऐसा क्या किया कि दिल जीते? वही ये ट्यूनिंग कैसे हुई? सुशील मोदी के बाद लोग कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी में नीतीश कुमार का कोई भाजपा का नेता करीबी आ पाया है इतना, तो वो सम्राट चौधरी हैं। ये संभव कैसे हुआ? ये संभव इसलिए कि एक तो पहले ये समझिए कि नीतीश कुमार के साथ इनके पिताजी भी रहे हैं, शकुनी चौधरी जी संस्थापक सदस्यों में वो रहे हैं, और नीतीश कुमार को मजबूत करने में इनके पिताजी का हाथ भी रहा है, उनका भी योगदान रहा है, जो शकुनी चौधरी जी रहे हैं। पहले तो ये बात हो गई। इन दोनों का ये सम्राट चौधरी जी इनके पुत्र जो हैं, देखिए नीतीश कुमार का क्या था, नीतीश कुमार को मैं कई बार बोल चुका हूं, बुझना और समझना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। इनको था कि जिस तरह से इनका हेल्थ डिटोरिएट कर रहा था और टावर छोड़ रहा था, पकड़ रहा था, टावर छोड़ रहा था, पकड़ते समझ रहे थे कि अब आने वाले दिनों में मैं अब राजनीति में कितने, इतना तो समझ है ही थी भी इनका है भी। ये पुत्र को कब लॉन्च करना है उसमें इन्होंने बड़ी मदद की है सम्राट चौधरी ने, और खूब बहुत बढ़िया से इन्होंने लॉन्च करा दिया अपने पुत्र को, जिसमें इनका सहयोग रहा नीतीश कुमार का। देखिए आप तो पुत्र भी लॉन्च हो गए, और दूसरी बात कि इनके अंदर में रह करके पुत्र जो है बहुत कुछ सीखेगा, ये भी बात है। तो यही सब है और क्या। पंकज जी, आप इसमें कुछ जोड़ना चाहेंगे क्या? मतलब क्या ये बात सही है कि सम्राट चौधरी ने नीतीश कुमार के दिल जीतने का रास्ता उनके सबसे करीबी ब्यूरोक्रेसी के अधिकारियों के जरिए बनाया? वो एक वजह है कुलदीप बाबू, लेकिन ये रास्ता जो है खुद सम्राट चौधरी ने ही, जिसके बारे में अब बीती का एक बयान का आप जिक्र कर रहे थे, ये रास्ता खुद उन्होंने बनाया। और नीतीश कुमार के साथ एक तरीके से बीजेपी में रहते हुए, क्योंकि उसकी एक मर्यादा होती है, वो बीजेपी की पार्टी की है, लेकिन जिस तरीके से कंफर्ट जोन उन्होंने क्रिएट किया नीतीश कुमार के लिए, आप अगर बीते कुछ सालों में देखिए, और इसीलिए ये बात कही जाने लगी है कि एक जो जोड़ी हुआ करती थी सीएम और डिप्टी सीएम की, कि नीतीश कुमार और सुशील मोदी, अब वो बात कही जाने लगी है सम्राट चौधरी और नीतीश कुमार को लेकर के। उन्होंने एक तरीके से समझ लिया कि नीतीश कुमार को क्या पसंद है, क्या नापसंद है, इस खूबी को उन्होंने भांप लिया, उस मर्यादा में रहे और हमेशा परछाई की तरह रहे। इसीलिए ये वजह है कि नीतीश कुमार का ट्रस्ट और भरोसा सम्राट चौधरी में है आज की तारीख में। ये बताइए कि विधान परिषद के सदस्य नीतीश कुमार थे, अभी उन्होंने 30 मार्च को इस्तीफा दिया, उससे ठीक एक दिन पहले 29 मार्च को एक बैठक बुलाई गई जिसमें जदयू के सभी वरिष्ठ नेता या जो उनके करीबी नेता हैं, उसमें संजय झा थे, विजय चौधरी थे और आनंद सिंह के वहां पहुंचने की सूचना मिली, उसमें शामिल हुए। उस बैठक में क्या क्या हुआ, मतलब क्या कहा गया जेडीयू के कोर बी टीम को, बी लेवल ऑफ लीडरशिप जो नीतीश कुमार के बाद है, उनकी ओर से नीतीश कुमार को क्या कहा गया, जो भी जानकारी मिल पाई? देखिए, जिस दिन विधान परिषद से उन्होंने इस्तीफा दिया उससे एक दिन पहले की बात आप जो कह रहे हैं, उस मीटिंग में बहुत कुछ नहीं हुआ। बात ये हुई, एक सिस्टम बना हुआ है, नीतीश कुमार ने एक सिस्टम बना लिया है कि जो दिल्ली में जो बीजेपी का नेतृत्व है उसमें प्रधानमंत्री और अमित शाह, बाद बाकी किसी से कोई ऐसी संवाद की स्थिति नहीं है,
दो लोग हैं यहाँ पर, एक तो राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह और दूसरे संजय झा जो पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष हैं। ये दोनों लोग नीतीश कुमार की तरफ से बात वहां ले जाते हैं और वहां की बात ले जाकर यहां कहते हैं। ये एक चर्चा हुई उस दिन, आखिरी जो सेंटेंस, जो एक बात उस बैठक का क्रक्स ये निकला, दो बातें कही गई। नीतीश जी ने ये बात कही कि बिहार का अगला जो मुख्यमंत्री होगा वो बीजेपी का नहीं एनडीए का होगा। मतलब कहने का मतलब ये था कि जेडीयू की भी बात उसमें रखी जाएगी। दूसरी बात उन्होंने ये कह दिया कि अभी तो मैं हूं ही, मतलब अभी तक इस पर संवाद की स्थिति, मतलब पहल शुरू नहीं हुई है जो होगी ना बीजेपी और जेडीयू के बीच में कि भाई कौन होगा मुख्यमंत्री, उसको लेकर आधिकारिक रूप से जो बातचीत होगी, कल रात तक ऐसी कोई बातचीत शुरू नहीं हुई है कि हमारी तरफ से कौन होगा, आपका उस पर क्या रुख है, क्या चाहते हैं, ऐसी कोई बातचीत अभी तक शुरू नहीं हुई है। न ललन सिंह न संजय झा की तरफ, न दिल्ली से ऐसा कुछ कहा गया। आखिरी फैसला प्रधानमंत्री को करना है। 4 स्टेक होल्डर हैं मोटे तौर पर अगर देखिए कि बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। एक तो बीजेपी है, दूसरा इसमें एलाइज पार्टनर है जिसमें कि चिराग पासवान हो गए, उपेंद्र कुशवाहा हो गए और आपको जीतन राम मांझी, ये सब ओपनली कह चुके हैं कि नीतीश बाबू में हमारी श्रद्धा है और जो वो कहेंगे वही होगा। और सब लोग सम्राट चौधरी से इन सबके अच्छे ताल्लुकात हैं। हालांकि नित्यानंद राय के भी अच्छे ताल्लुकात हैं, लेकिन सम्राट चौधरी से किसी को मुश्किल नहीं है। तीसरा जो एक अदृश्य प्लेयर है वो है आपको संघ, आरएसएस। इस पे कई तरह की राय है कि हम एक प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन जैसा मुझे पता चला है, और चौथा जो प्लेयर है सबसे बड़ा वो बीजेपी का है। लेकिन जेडीयू ने एक तरीके से तय कर रखा है और नीतीश जी ने अपने लोगों को कह भी दिया है, जो उनके आसपास के 2-3 लोग हैं जिनको कहा जाता है कि भूंजा पार्टी के सदस्य हैं, और सार्वजनिक मंचों से जिस तरीके से सम्राट चौधरी का हाथ उठाकर उन्होंने कह दिया है, ऐसा लगता है कि सम्राट चौधरी ही बनेंगे। और उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि उनका कंफर्ट जोन, वो सामाजिक समीकरण जो बिहार में पिछले 20 सालों से एनडीए का एक तरीके से कोर रहा है, जेडीयू और बीजेपी का, वो भी बना रह जाएगा। और जो उनके बेटे निशांत की ग्रूमिंग की बात कही जा रही है, उनके साथ जो कंफर्ट जोन है, तीनों बातें उसमें फिट बैठती हैं। जी कन्हैया जी, ये बताएं कि विधान परिषद से नीतीश कुमार के इस्तीफे के बाद अशोक चौधरी का एक वीडियो आया, जदयू नेता, और वो रो रहे थे सोफे पर बैठे हुए। उनके आंसू क्यों नहीं थम रहे हैं? ठीक है, राजनीति में ऐसा होता है कि आपका नेता कभी रिटायर होता है, पर रोते हुए देखना आप थोड़ा हैरान हुए, या आप उस क्रम में लेते हैं कि भाई आपने इतने लंबे समय तक किसी के साथ कार्य किया हो, काम किया हो, और वो व्यक्ति अब प्रदेश से विदा चाहता है, तो इतना तो भावुक होना स्वाभाविक है? नहीं, स्वाभाविक है, चूंकि अपने को अशोक चौधरी कहते भी हैं कि मैं मानस पुत्र हूं, तो उनके पिताजी जा रहे हैं तो स्वाभाविक है कि वो रोएंगे ही। और एक संबंध भी नीतीश कुमार के साथ, क्योंकि उन्हीं के कहने पर ये कांग्रेस छोड़ करके, वो अध्यक्ष थे उस समय, कांग्रेस पार्टी के बिहार के अध्यक्ष थे, और उन्होंने एक झटके में छोड़ दिया कि आप आइए, आपको हमारी जरूरत है, हमको एक दलित नेता चाहिए, आप जैसा समझदार, चूंकि पढ़े लिखे आदमी हैं अशोक चौधरी, और बड़ा समझदार आदमी है, और बहुत लोगों के बीच में इनकी अच्छी पकड़ है, अपर कास्ट में भी है, दलित में भी है। तो इसीलिए मुझे लगता है एक सेंटिमेंटल अटैचमेंट है। आप देखे होंगे कि नीतीश कुमार इनके ये पूजा पाठ में विश्वास करते हैं, कराते रहते हैं, तो इनके घर नीतीश कुमार अक्सर जाते रहते हैं, अभी भी जाते रहते हैं। हालांकि अब तो थोड़ा सा कम हो गया है, लेकिन उधर तो हम लगभग रोज ही जाते थे। मुझे लगता है कि इमोशनल और सेंटिमेंटल अटैचमेंट है, इसी के लिए रो रहे थे। ठीक है, हिमांशु जी हमारे साथ जुड़ गए और हम बात कर रहे थे कि और कौन कौन से नाम है। हिमांशु जी, अगर सम्राट चौधरी बिहार के अगले मुख्यमंत्री नहीं होते, तो इसका अर्थ ये निकाला जाएगा कि नीतीश कुमार की मुख्यमंत्री के चुनाव में नहीं चली? अभी कुछ देर पहले पंकज जी बोल रहे थे कि नीतीश कुमार ने सार्वजनिक मंच से जो है वो सम्राट चौधरी का हाथ उठा के कहा कि अब आगे ये देखेंगे, लेके चलेंगे। तो अब क्योंकि ये जेडीयू का तो है मन, भारतीय जनता पार्टी के मन में क्या है ये थोड़ा सा कहना मुश्किल है अभी, क्योंकि उस पर मंथन जो है वो चल रहा है। कब तक चलेगा? क्योंकि 10 तारीख को नीतीश कुमार जो है वो राज्यसभा के चेयरमैन के चैम्बर में शपथ लेंगे। लेने को वो 16 तारीख से 18 तारीख के बीच में भी ले सकते, लेकिन जिस तरीके के स्वास्थ्य कारण हैं, उन कारणों के चलते वो राज्यसभा चेयरमैन के रूम में शपथ लेने वाले हैं। मुख्यमंत्री कौन होगा नहीं होगा ये कहना अभी थोड़ा मुश्किल होगा। सम्राट चौधरी को एज है
लेकिन क्या भारतीय जनता पार्टी सम्राट चौधरी पर अपना स्टेक लगाएगी? क्योंकि अगर आप देखें तो बहुत से राज्य ऐसे हैं जहां भारतीय जनता पार्टी में बाहर से आए लोगों को मुख्यमंत्री बनाया गया है और उसमें एक या दो लोग ही सक्सेस हुए, जिनमें हेमंत विश्व शर्मा, और बाकी अगर आप देखें तो कोई ऐसा सक्सेसफुल स्ट्राइक रेट नहीं रहा। वीरेंद्र सिंह बाहर से आए मतलब का मतलब सिर्फ ये है कि दूसरी पार्टियों से बाहर से, मतलब जी सीधा सीधा ये है। तो भारतीय जनता पार्टी इस चीज को भी थोड़ा सा जो है एनालिसिस करेगी कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि एक तरीके से जो किसी प्रदेश के अंदर अगर सरकार बनती है तो उसका मुखिया वो बाहर से हो। इस तरीके के एक्सपेरिमेंट से बचना चाहेगी, या सम्राट चौधरी ने जिस तरीके से एक मोमेंटो खड़ा किया था 2022 से 24 के बीच में कि नीतीश को हटा के ही वो अपना मुलेठा हटाएंगे, लेकिन जो हुआ वो हम सब जानते हैं, इस पे कई बार चर्चा हुई है। अब सम्राट चौधरी उन्हीं नीतीश कुमार के सबसे करीबियों में भी है, क्योंकि वो जेडीयू में भी रह चुके हैं, आरजेडी में भी रह चुके हैं। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ये जरूर चाहेगी कि ओबीसी हो। अगर ओबीसी में भी ईबीसी अति बैकवर्ड, अति पिछड़ा वर्ग से अगर कोई आएगा तो उसके ऊपर भी वो स्टेक लगा सकती है। इस तरीके की चर्चाएं हैं। अब वो कौन सा नाम होगा, निषाद हैं एक, उनका होगा या किसी और का, ये क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को अपने वोटर्स को देखना है। अब उसमें कितना भारतीय जनता पार्टी ऐड कर पाएगी ये देखने वाली बात है। लेकिन इतना जरूर है, 15 तारीख के बाद और 20 तारीख से पहले बिहार को नया मुख्यमंत्री मिल जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। इस बार जो सिचुएशन है 2020 से थोड़ा अलग है। 2020 में नीतीश कुमार ने कहा था, रिक्वेस्ट किया था कि आप लोग सुशील मोदी को ही ड्यूटी मेरे साथ रहने दीजिए, जोड़ी अच्छी है, हम लोग साथ साथ मिलकर। लेकिन नेतृत्व ने, बीजेपी का नेतृत्व नहीं माना, क्योंकि नीतीश कुमार भी उस स्थिति में नहीं, आप जानते हैं 43 सीटें पर। इस बार सिचुएशन ऐसा नहीं कन्हैया जी, उसमें एक चीज है, 85 सीट है उनके पास, और नीतीश कुमार, मेरा जो इंफॉर्मेशन कहता है, जो नजदीक है, या हम जिसको डुबंत दस्ता अपना कहते हैं, कि नीतीश कुमार ने स्पष्ट कह दिया है कि मेरा सक्सेसर सम्राट चौधरी ही होंगे। इसलिए कि सम्राट चौधरी ने एकदम वचन दिया है, कसम खाया कि आपका पुत्र जो है, मेरे छोटे भाई, अब आपके जाने के बाद मैं राम मिश्रा हूंगा, ये मेरा। देखिए कन्हैया जी जो कह रहे हैं वो जेडीयू का पक्ष है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की एक स्ट्रेटेजी है जेडीयू पे डिपेंडेंसी कम करना। चार कांग्रेस के मैंने कहा 4 कांग्रेस के एमएलए भारतीय जनता पार्टी में आएंगे, और अगर आप संख्या बल देखेंगे तो जेडीयू चाहकर भी पलटी नहीं मार पाएगी अब की बार। ये भारतीय जनता पार्टी इस तरीके के इंतजाम जो है वो करके जेडीयू के लिए जा रही है कि नंबर गेम्स में कोई ऐसा इस बार ना रह जाए कि जेडीयू चाहे तो भी पलटी ना मार सके। तो वो भारतीय जनता पार्टी की स्ट्रेटेजी है। और इस भारतीय जनता पार्टी, देखिए 20 में भी भारतीय जनता पार्टी के पास 75 नंबर थे, और नीतीश कुमार के कहने के बावजूद अगर सुशील कुमार मोदी को नहीं बनाया तो भारतीय जनता पार्टी ने अपने जो मंसूबे हैं, जो मंशा थी, वो पहले ही साफ कर दी थी। तो इस बार भारतीय जनता पार्टी 89 सीटों पे है, जेडीयू भले ही 85 पे है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पास जो नंबर गेम है वो बेहतर है इस बार। और आरजेडी इतनी अच्छे कंफर्ट जोन में नहीं है कि वो जेडीयू के साथ जाके, कांग्रेस के साथ जाके, या सीपीआई सीपीएमएल के साथ जाके सरकार बना सके। इसका तोड़ भारतीय जनता पार्टी ने ऑलमोस्ट जो है पिछले राज्यसभा चुनाव में वो कर दिया है। इस चीज से जेडीयू का आला कमान भी जो है वो वाकिफ है, और इसीलिए वो बहुत ज्यादा ये नहीं रहेगा कि आप दबाव की पॉलिटिक्स कर पाए। अभी हाल में भुंजा पार्टी बैठे रहे थे नीतीश कुमार के यहाँ, सीएम के यहाँ, और नीतीश कुमार ने, पक्की जानकारी आपको बता रहा हूँ, कहा कि ठीक है मैं तो जा रहा हूँ दिल्ली, ठीक किया है आप लोगों ने। और वहां ललन सिंह भी थे, संजय झा थे, विजय चौधरी थे। मुझे मैं जा रहा नहीं, मुझे आप लोग तो दिल्ली भेज ही रहे हैं, मैं जा रहा हूँ, ठीक है जा रहा हूँ, लेकिन अपना कुछ बतियाए वहां पर। देखिए एक चीज बता देता हूं मैं आपको कि नीतीश कुमार ये भी जानते हैं, आप लोग जानते हैं, वो अपने मन से नहीं जा रहा है। जिस तरह से उनकी घेराबंदी कर बीजेपी ने कर दी है,
और जिस तरह से वो घेराबंदी, चूंकि उनका जो मानसिक स्थिति है बहुत ठीक नहीं है, इसीलिए ही इज फोर्स टू गो टू दिल्ली। वो मन से नहीं जा रहे हैं, लेकिन तब उनको यह है कि उनका पुत्र जो है लॉन्च हो गया, यही समझिए। लेकिन दिल्ली जाकर के अब क्या होगा, अब कहीं उनका बढ़िया से थोड़ा बहुत टावर अगर पकड़ने लगा तो वो आदमी शांत नहीं बैठेंगे। सर, आपके राजनीतिक विश्लेषण के शिल्प का कायल हूं मैं। हिमांशु जी, एक दो तीन नाम और हैं जो मतलब मुझे पता नहीं कि मीडिया रिपोर्ट्स में आए हैं नाम, और ये बात यहाँ पर ज्यादातर लोग ये कह रहे हैं बिहार की राजनीति को कवर करने वाले कि एज है सम्राट चौधरी को, पर इसके बावजूद एक नाम इसमें थोड़ा चौंकाने वाला लगा, अभय गिरी का। और ये खबरें छपी मीडिया रिपोर्ट्स में कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की ओर से ये नाम सुझाया गया है। थोड़ा बताइए इनके बारे में, क्या है, कौन? देखिए, मैं बहुत ज्यादा अभय गिरी के बारे में नहीं जानता हूं, लेकिन संघ का कितना इंटरफेरेंस जो है वहां मुख्यमंत्री बनाने में होगा नहीं होगा, ये एक बड़ा सवाल है। आज कहीं भी होता है या नहीं होता है, ये भी बड़ा सवाल। सलाह जरूर ली जाती है, और संघ हमेशा ये कहता भी है, पंकज जी भी जानते हैं कि हम सलाह देते हैं, फैसला नहीं सुनाते हैं। लेकिन कई बार वो सलाह फैसला होता था, अब सलाह ही है या फैसले में तब्दील होता है, आपको सूट करता है। क्योंकि बिहार में जो जातिगत समीकरण है, जो राजनीतिक समीकरण है, उनमें अगर अभय गिरी भी फिट बैठे या अन्य कोई फिट बैठता है तो नंबर उनका लगेगा, इसमें कोई वो नहीं है। क्योंकि यहाँ राजनीति है, और राजनीति जो है अब वो 2014 से पहले वाली नहीं है। आपको नंबर गेम्स को समझना है, आपको जातिगत, सामाजिक, ठीक है, और सारे समीकरणों को साधने के बाद जो सोशल इंजीनियरिंग का कॉन्सेप्ट है ना, उस केमिस्ट्री में आप फिट बैठते हैं तो आप मुख्यमंत्री बनेंगे, नहीं तो आप अपना जो काम कर रहे हैं, जो दायित्व है, उसको निभाएंगे। पंकज जी, सामने एक तस्वीर चल रही है और ये हमने बहुत लंबे समय तक सुना कि अमित शाह की पसंद बिहार में है कोई तो नित्यानंद राय है। नीतीश कुमार की हो सकते हैं सम्राट चौधरी, और नित्यानंद राय को मुख्यमंत्री बनाने का एक टैक्टिकल फायदा भी हो सकता है मिले, क्योंकि वो यादव समाज से आते हैं, और जिस पार्टी से मुख्य मुकाबला भारतीय जनता पार्टी का होता है, राष्ट्रीय जनता दल, उसको एक मुश्त ऐसा कहा जाता है कि मुसलमान और यादव वोट करते हैं, MY समीकरण की बात होती है। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी एक मैसेज देगी। उन्होंने मध्य प्रदेश में भी सिमिलर चीज करने की कोशिश की, और इसीलिए ये सब बातें भी चली थी कि हो सकता है राष्ट्रीय अध्यक्ष भी इस समाज से आने वाले एक व्यक्ति को बनाया जाए, ताकि ये जो समाज एक मुश्त एक विपक्ष को वोट करता है, विपक्षी पार्टियों को, उत्तर प्रदेश में सपा को और बिहार में राजद को, उसमें से कुछ चंग तोड़ा जा सके। लेकिन हरियाणा में हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी को करता है। तो इसी तरह से वेस्ट यूपी और हरियाणा के जाटों में भी फर्क है। तो इस पूरे पैन इंडिया जातियों का भी एक जैसा यूनिफॉर्म पैटर्न नहीं है वोट डालने का। पर नित्यानंद राय, संजीव चौरसिया, ये नाम भी चले थे पहले, ये नाम अभी रूल आउट नहीं किए जा रहे हैं। देखिए, नित्यानंद राय वाला फॉर्मूला जो था 5 साल पहले जब बिहार में विधानसभा का चुनाव था, और तब चुनाव के प्रभारी जो थे भूपेंद्र यादव जी थे वहां पर, और उस बात जो आप कह रहे हैं ना कि यादव लोगों को ज्यादा टिकट दे करके प्रयोग किया गया था कि यादवों को अपने साथ जोड़ लें। मध्य प्रदेश में मोहन यादव को CM बनाने से कोई बहुत बड़ा फायदा हो गया हो, मुझे इसका कहीं असर बहुत ज्यादा अभी तक तो ग्राउंड पे नहीं दिखा है। उस वक्त भी 5 साल पहले के विधानसभा चुनाव में ये वाला फॉर्मूला नहीं चला था, ना नित्यानंद राय चल पाए थे उस टाइम में, ना जिस तरीके से यादवों को करीब अच्छी खासी संख्या, पूरी संख्या याद नहीं मुझे, टिकट दिया गया था, लेकिन कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं चला। ये जरूर है कि जैसा मैंने कहा कि चिराग पासवान हो, उपेंद्र कुशवाहा हो, जीतन मांझी हो, आपने देखा भी था कि बीते विधानसभा चुनाव में जब सीटों के बंटवारे को लेकर बात फंसती थी तो संकट मोचक के रोल में वो बनकर जाते थे नित्यानंद राय, क्योंकि अमित शाह का भरोसा उनमें है। लेकिन अमित शाह का भरोसा तो सम्राट चौधरी में भी है भाई, वो तो सार्वजनिक मंच से जाकर कहते मैं इनको बड़ा आदमी बनाऊंगा। पर ऐसा 2-3 लोगों के ऐसा उन्होंने विजय सिन्हा के लिए भी कहा था, लेकिन बदली हुई परिस्थितियों में तो मतलब विजय सिन्हा के लिए कोई ऐसी खिड़की खुलती भी नजर नहीं आ रही है। दूसरा एक चीज और भी चलता है, अगर देखिए सम्राट चौधरी का जिक्र आता है तो सोशल मीडिया में इन दिनों ना केशव प्रसाद मौर्य और सम्राट चौधरी दोनों की फोटो लगती हुई आती है कि अगर सम्राट का एलिवेशन हुआ ना तो केशव मौर्य का डिमोशन हो जाएगा, केशव मौर्य का अगर प्रमोशन हुआ तो सम्राट चौधरी का डिमोशन हो जाएगा। थोड़ा सा समझाइए। दोनों एक ही बिरादरी से आते हैं, पड़ोस के राज्य से आते हैं, तो मतलब एक जगह आपने बना दिया मुख्यमंत्री तो दूसरे वाले की दावेदारी तो फिर दूसरी जगह स्वतः उसी बिरादरी को बना के दोनों ही
हिंदी बेल्ट के दो बड़े स्तंभ हैं। तो ये भी कहा जा रहा है कि मोहन यादव तो ऑलरेडी है, एक और यादव की क्या जरूरत है। तो एक फॉर्मूला भी ये चल रहा है। तो मुझे अभी तक जो लग रहा है, हिमांशु बाबू भले इस बात को खारिज करें, जेडीयू की पहली और आखिरी पसंद सम्राट चौधरी हैं और जेडीयू की बात की अनदेखी नहीं की जा सकती। नहीं, मैं आपका ये नहीं कह रहा कि जेडीयू की बात की अनदेखी होगी नहीं होगी, लेकिन मैंने ये कहा कि भारतीय जनता पार्टी इस चीज को जरूर एक विचार में लाएगी कि बाहर से आए लोग मुख्यमंत्री के पद तक जाएं। इससे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को थोड़ा सा अंदर लगता है कि ज्यादा बड़ा पद जो है जो बाहर से आए लोगों को, मैं वही कह रहा हूं, 2 बार जो उप मुख्यमंत्री रह गया, नहीं देखिए 2 बार तो फिर विजय सिन्हा भी है। ऐसा अगर आप और हम नहीं, फिर वो बाहर वाली तो खत्म हो जाती है ना। जगदम्बिका पाल आप चेयर पे बैठते हैं। मैं जगदम्बिका पाल का मैंने आपको एक बार बहुत पहले बताया था कि जगदम्बिका पाल जब ये वक्फ पे जो जेपीसी थी उसकी रिपोर्ट जब सबमिट हो गई तो वो एक बड़े मंत्री को ये कह रहे थे कि देखिए मैंने कितना अच्छा काम किया और ये क्या। उन्होंने कहा नहीं अभी आपकी लॉयल्टी टेस्ट में बहुत कुछ बाकी है। जबकि जब जगदम्बिका पाल सम्राट चौधरी से मेरे ख्याल से पहले आए थे 2014 में और सम्राट आए हैं 17 में। तो ये कहीं ना कहीं बड़ी वो है। अब भारतीय जनता पार्टी क्या सोच रही है जातिगत सारे समीकरणों को देख के, जो निर्णय होगा वो 15 के बाद जो है 15 से 20 के बीच में होना है। क्या होगा नहीं होगा, सम्राट चौधरी ही बनेंगे या अन्य कोई बनेंगे, ये सोचने वाले हैं। संजीव चौरसिया या एक अजय निषाद जो हैं उनकी पत्नी का नाम है। ये समीकरणों का खेल है और भारतीय जनता पार्टी जो है सारे समीकरणों को ध्यान में रखकर ही बनाएगी। सम्राट चौधरी बहुत परेशान है और वो चले गए। ही वाज डेड अपोज टू दैट कि हम लोग फिर नीतीश के साथ जाए। तो सम्राट चौधरी को समझाया तो उन्होंने कहा कि हम तो पगड़ी भी उतार दिए, क्या मेरी इज्जत रहेगी। तो समझाया जो अमित शाह ने, ऐसा कुछ नहीं होता है, आप जाइए, मैं आपको बनाऊंगा। हमारे पास देखिए अब कौन बताया, आप पूछिएगा मत, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा कि आप जाइए। वो सब नहीं चलता है राजनीति में, कोई इज्जत क्या इज्जत की बात होती है। अब वो जब आ रहे हैं, हमारी जरूरत है उनको, और चुपचाप आप जाइए। दूसरा जो पंकज जी कह रहे थे मौर्य के और ये यहाँ सम्राट चौधरी के, यहाँ भी चल रहा है कभी कभी कि मौर्य को बना करके बीजेपी ही के लोग चलवा रहे हैं कि मौर्य को वहां सीएम बना करके जोगी को हटा दिया जाएगा और राजपूत यहाँ श्रेयसी को बना दिया जाएगा। इसलिए यहाँ श्रेयसी राजपूत को बना करके राजपूत यहाँ हो जाएगा और मौर्य वहां हो जाएंगे। तो माने वो भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी चल रहा है। लेकिन 100 मेरे तरफ से 100% ये है, आई हैव इंफॉर्मेशन from my sources to one dasta very close to both Samrat and Nitish Kumar. He is becoming chief minister. चलिए, कन्हैया जी ने कुलदीप जी एक अच्छी चीज कही कि उनको समझाया गया। तो मैं जिस दिन वो 5 लोग मिलके गए थे अमित शाह जी से, 25 या 24 जनवरी की बात है, उस दिन मैं बाहर ही था। एक गाड़ी में 4 लोग थे और सुशील मोदी अलग चले गए थे। जो 4 लोग उस गाड़ी में थे उनमें विजय सिन्हा थे, सम्राट चौधरी थे, रेणु देवी थी और तारकेश्वर सिंह थे। तो सम्राट चौधरी बैठे हुए थे गाड़ी में और उन्होंने शीशा खोला। तारकेश्वर सिंह, तारकेश्वर प्रसाद। तो मैंने सम्राट चौधरी से पूछा कि क्या हो रहा है। तो उन्होंने कहा नहीं सब ठीक हो रहा है, अच्छा हो रहा है। तो मैंने कहा आपने ये जो मुलेठा बांधा था अब इसका क्या होगा। तो उन्होंने अपना शीशा ऊपर कर लिया था। ये इंटरेस्टिंग वैल्यूएबल इनपुट है। अब मुरेठा वो नहीं पहनते हैं और उसके बाद जाके उन्होंने अयोध्या में खोला। हाँ, और उस बीच में जब वो उप मुख्यमंत्री बनने से पहले पार्टी के विधायक दलों की बैठक होनी थी, उससे पहले हम लोग बैठे हुए थे। तो उन्होंने कहा कि भाई राजनीति में बहुत सी चीज होती हैं जिनको आपको स्वीकार करना पड़ता है। राजनीति में जो आप सोच लेते हैं वैसा कई बार नहीं होता है, उसके विपरीत भी होता है। लेकिन अच्छा हो रहा है तो चीजों को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। ये मेरे को एक बड़े नेता ने कहा।
ठीक है, मिड अब अप्रैल रवि तक- नाम नहीं घोषित हाँ, कर रहा कि किसने हाँ। कहा होगा। मिड अप्रैल तक जो भी है अटकल है, पर उसके बाद स्थिति साफ हो जाएगी और ये देखेंगे कि वो मुरैठा जो एक किस्म की निराशा में बांधा गया था और एक संकल्प के साथ फिर उसको उतारा गया, क्या बिहार की राजनीति का मुकुट भी उसी व्यक्ति के सिर लगेगा, सजेगा, या कोई और व्यक्ति होगा? भारतीय जनता पार्टी फिर चौंकाएगी, देखते हैं। एक लंबे कार्यकाल के बाद बीच में जीतन राम मांझी का एक वक्फा रहा, पर उससे पहले का भी अगर जोड़ दें तो नीतीश कुमार एक लंबे कार्यकाल के बाद अब मुख्यमंत्री पद को छोड़ रहे हैं। जब वो छोड़ करके जा रहे हैं तो एक होता है ना कि किस स्थिति में बिहार उनको मिला था और अब किस स्थिति में है। इतने लंबे समय से बिहार की राजनीति को आपने कवर किया है, उनकी लेगेसी के सबसे बड़े हाइलाइटिंग पॉइंट्स आपकी नजर में क्या है? कुलदीप, मुझे लगता है कि उनकी दो तीन बातें है। फर्स्ट जो कि बराबर बोलते हैं कि जब मैंने टेक ओवर किया था तो यहाँ रेमिंगटन टाइपराइटर था, तो लिटरली रेमिंगटन टाइपराइटर था। जब आप सेक्रेटेरिएट में जाती है तो बीटल स्टैंड आपको, सीढ़ियों के किनारे वाला हिस्सा आपको दिख जाता, वो वास्तव में था। और एक उस टाइपराइटर की खटखट की आवाज आपको कॉरिडोर से सुनाई देती। तो वहां से आईटी की यात्रा जो है, इंफ्रास्ट्रक्चर का जो एक तरह से पूरा ओवरऑल किया, चाहे नॉट जस्ट की गवर्नमेंट के ऑफिस, आज के डेट में आप किसी गवर्नमेंट के ऑफिस में जाएंगे आपको 5 स्टार होटल्स लगेंगे, या फिर जितने नए कंस्ट्रक्शन हुए हैं आप देखेंगे तो वो क्लास 1 हो रहे हैं, वर्ल्ड लेवल के हो रहे हैं। तो और उस 3 इंफ्रास्ट्रक्चर वंडर्स के मैं आपको एग्जाम्पल देना चाहूंगा। बिहार पुलिस हेडक्वार्टर्स का सरदार पटेल भवन, और बापू सभागार ज्ञान भवन, जिसको कि सम्राट कन्वेंशन सेंटर कहते हैं, जो एक ही कैंपस में है, और तीसरा बिहार म्यूजियम, और चौथा भी जोड़ सकते हैं बापू टावर। ये 4 चीजें दिखाती है कि इंफ्रास्ट्रक्चर वंडर्स के बहुत बड़े बिहार के सिंबोलिज्म। इस सिंबोलिज्म के अंदर में आप देखेंगे बिहार के स्कूल्स की तमाम बिल्डिंग्स, हॉस्पिटल्स की तमाम बिल्डिंग्स, नए इंस्टीट्यूशन में आप देखेंगे लॉ यूनिवर्सिटी, आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी, मौलाना आजाद, आप जो अरेबिक एंड पर्शियन यूनिवर्सिटी, और इस तरह से बहुत। और उसके बाद डू नॉट फॉरगेट द रोड्स, पुल पुलिया आप ले लीजिएगा, तो इंफ्रास्ट्रक्चर का तो जाल बिछ गया है, उसमें कोई डाउट नहीं है। तो फर्स्ट पार्ट में मैं कहूंगा नीतीश कुमार द इंफ्रास्ट्रक्चर मैन। सेकंड पार्ट में मैं कहूंगा लॉ एंड ऑर्डर। लॉ एंड ऑर्डर में आप ये कह सकते हैं वो तो एक वोलेटाइल चीज है कि वो चीजें कभी खराब होती है, अच्छी होती है, लेकिन नो कम्युनल टेंशन, हार्डली एनी कम्युनल टेंशन। कास्ट टेंशन की जिस दौर से गुजरे, खास करके आप 90s से लेकर के पूरा 90s का पूरा दशक आप कहेंगे पूरी तरह से कंप्लीटली किस प्रकार से बड़े बड़े मैसेकर्स हुए, उसमें लक्ष्मणपुर बाते, बारा, सेनारी, बहुत सारे मैसेकर्स हुए, और मतलब एक लंबा सिलसिला चल रहा था। तो नो कम्युनल टेंशन, नो कास्ट टेंशन, तो एक लॉ एंड ऑर्डर फ्रंट में, और उसमें लॉ एंड ऑर्डर फ्रंट में उन्होंने ऐड किया जिसे स्पेशल ऑक्सिलरी पुलिस फोर्स को बनाया, और वोमेन की बटालियन आ गई। आज के डेट में हमारे पास सबसे ज्यादा वोमेन की जो कंस्टेबलरी है, वोमेन फोर्स है, वो कंट्री में सबसे ज्यादा हो गई है। तो वहां से लेकर को रिवर्स करना, तो मैं कहूंगा सेकंड पार्ट लॉ एंड ऑर्डर। और थर्ड पार्ट में मैं कहूंगा जो कि लास्टिंग लेगेसी में मानूंगा, वो है वुमेन एम्पावरमेंट, जो उसको हम सोशल इंजीनियरिंग का पार्ट बोलते हैं। आज के डेट में आप देखिए, मैं साइकिल क्रांति मानता हूं, बाइसिकल रिवॉल्यूशन। मैंने नीतीश कुमार को 2015 की किताब में रूल स्कूल जब लिख रहा था तो मैंने उनसे पूछा था इस सवाल, और भी कई मंच पर उन्होंने बोला भी है इस बात को कि मुझे अगर बिहार की कोई तस्वीर बनानी होगी तो मैं साइकिल चलाते हुए लड़की बनाऊंगा। तो वो जो साइकिल की जो क्रांति थी, वो एक महज सिंबोलिज्म नहीं है, उसका बहुत बड़ा मैसेज है सोशल रिवॉल्यूशन का एक तरह से। तो वो महिलाएं किस प्रकार से आगे आती है, उस पर पंचायत का 50% रिजर्वेशन, गवर्नमेंट में 35% जॉब का देना, पहले पुलिस में, फिर पूरी सरकार के सरकारी नौकरी में, और उसके बाद 11 लाख के करीब जीविका का समूह का बनना, जो कि एक तरह से एक सेल्फ एम्पावर, उनकी अपने पैसे भी जमा करते हैं, उनको बैंक से भी लोन मिलता है। क्या उसका आप क्रिटिसिज्म कर सकते हैं कि मोर ऑफ कंजम्पशन लोन की तरफ ही हो रहा है, लेकिन वो रोड पर आ गए। वो आज के डेट में किसी भी विभाग को अगर ह्यूमन रिसोर्स चाहिए तो जीविका सीईओ को फोन करते हैं कि हमको इतने लोग चाहिए। बिहार के बेस्ट चीफ मिनिस्टर्स में जब गिनती होगी तो डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह और कर्पूरी ठाकुर को मिला करके जो इमेज बनेगा वो शायद नीतीश कुमार का होगा।
श्री बाबू से एक मामले में पीछे छूटेंगे, उनके काल में जितना भी इंडस्ट्रियल ग्रोथ हुआ वो ये जितना शायद नीतीश कुमार कर सकते थे, फूड प्रोसेसिंग में बहुत संभावना थी, वो नहीं कर पाए। और भी इंडस्ट्री ला सकते थे, बल्कि जो इंडस्ट्री थी हमारी चली गई, जूट की चली गई, कागज की चली गई, डालमिया नगर खत्म हो गया। ये सारे माइनसेस हैं नीतीश कुमार के। ये इस काउंट में श्री बाबू से नीचे आ जाते हैं। लेकिन सोशल इंजीनियरिंग काउंट में कर्फ्यू ठाकुर ने जो प्रयास किए, वो सारा काम नीतीश कुमार ने एक बड़े लेवल पर किया। 20 वर्ष के बाद अगर नीतीश कुमार का कोई आकलन, हम जैसे पत्रकार कोई आकर के आकलन करेगा, हो सकता है आज की तुलना से उनको नीतीश कुमार को बेहतर रैंकिंग दे। आज तो हम क्रिटिकल हो सकते हैं क्योंकि उनके पीरियड को हम कवर कर रहे हैं और होना भी चाहिए। जी कुलदीप। संतोष जी, मतलब ठीक है, एक आउटगोइंग चीफ मिनिस्टर का एनालिसिस उनकी उपलब्धियों के आधार पर भी होना चाहिए और जो कमी बेसी कोर कसर रह गई उसके आधार पर भी। और आपको याद है हम लोग जब बिहार गए थे, आपसे मुलाकात भी हुई थी और आपने इंडस्ट्रियलाइजेशन का जो जिक्र किया वो इस सरकार की एक बड़ी खामियों में रहा है। इंडस्ट्रियलाइजेशन पर जितना खर्च सरकार ने किया है उसका आप जीडीपी के हिसाब से परसेंटेज निकालें तो वो बहुत ही कम होता है। शिक्षा के स्तर पर इंफ्रास्ट्रक्चर तो बने हैं, निपुण शिक्षा मिशन भी लॉन्च हुआ है, पर निपुण शिक्षा मिशन की जो शर्तें हैं कि तीसरी का बच्चा इतने गणित कर लेना चाहिए, 2 अक्षरों का मिला करके पढ़ लेना चाहिए, तो शिक्षा की क्वालिटी अभी भी संदेह के दायरे में रही है बिहार के सरकारी स्कूलों की। इसीलिए इस तरह का पैरेलल सिस्टम भी पैदा हुआ कि जहां बच्चे एडमिशन तो कहीं लेते हैं पर पढ़ाई कहीं और करते हैं और एग्जाम देने फिर कहीं और जाते हैं। तो ये भी कुछ ड्रॉबैक है। मतलब ये बात सही है कि उनको जब बिहार मिला था तब उसमें बहुत समय कोई बहुत अच्छी स्थिति नहीं थी, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के खास तौर से और कास्ट कॉन्फ्लिक्ट्स को लेकर के बड़े मसले थे। वो मसलों को कम से कम रिजॉल्व किया, लेकिन एक स्टेट को प्रगति की राह पर बढ़ाने के लिए जो जरूरी पुश चाहिए, जैसे रोजगार के मोर्चे पर आप देखिए भयंकर असंतोष बिहार में होता है। वहां के युवा इस बात से बड़े नाराज रहते हैं कि साहब हमें 3 साल में ग्रेजुएशन की डिग्री नहीं मिली। पूरी पीढ़ियां जिन्होंने 4-4, 5-5 साल में ग्रेजुएशन की डिग्री की और वो भी नौजवान ही पीढ़ी है, अभी वो नौकरी ही खोज रही है। अभी जो शायद फ्रेश बैच निकल रहे हैं उनको मिलनी शुरू हुई है। तो कई तरह के ऐसे भी रेड कैटेगरी के पॉइंट्स भी हैं जो उनकी आउटगोइंग चीफ मिनिस्टर के साथ याद रखे जाएंगे। पर एक बात यह कि राजनीतिक प्रश्न है ये कि जिस सिनेरियो में ही इज रिटायरिंग फ्रॉम बिहार पॉलिटिक्स, वो केंद्र में आ रहे हैं, बिहार की पॉलिटिक्स से ये रिटायरमेंट ही है उनका, उनकी पार्टी रहेगी, संभवतः उनके सुपुत्र रहेंगे। वो जो परिस्थितियां हैं नीतीश कुमार के स्टेचर के लिहाज से, उन्होंने भारतीय और बिहार की राजनीति में जो कंट्रीब्यूट किया है उसके लिहाज से, डू यू थिंक कि वो पर्याप्त मर्यादा सम्मान वाली परिस्थितियां हैं जिसमें वो रिटायर हो रहे हैं, अपनी चॉइस पर हो रहे हैं, या परिस्थितियां कुछ बेहतर हो सकती थी, थोड़ा एक ग्रैंड उत्सव जैसा हो सकता था? मेरे हिसाब से तो परिस्थितियां बेहतर तभी होती जब 2025 के थम्पिंग मेजॉरिटी के बाद नीतीश कुमार कह देते थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच। वो एक ग्रैंड सेंड ऑफ होता है। समथिंग लाइक कि कोई प्लेयर वर्ल्ड कप विनिंग टीम का हिस्सा हो या उसका कैप्टन हो, जिसकी टीम ने वर्ल्ड कप जीत लाओ और कहा रहा हो कि आई कॉल इट क्विट्स, वो होता पॉलिटिक्स में उस तरह का, लेकिन जल्दी होता नहीं है। लास्ट तक वो पावर को क्लीन करके रहना चाहते हैं। तो मुझे लगता है कि 2025 के चुनाव के बाद ही जो अभी जो हुआ, ये फार्मूला मोर और लेस लगभग तय हो गया था, क्योंकि हम लोगों ने उस चीज को भापा नहीं था कि राज्यसभा के लिए उनको जाने की उतनी जल्दीबाजी है। हम सोच रहे थे कि हो सकता है कि 27 के आसपास वाले में जाएंगे, इतनी जल्दी नहीं होगी। तो वी गॉट इट रॉन्ग देयर। लेकिन उनको था कि राज्यसभा की अभी वैकेंसी नहीं थी, तो एक राज्यसभा का था कि कम से कम चलो एक राज्यसभा मिलेगा तो हम दिल्ली में एक आवास होगा और एक सम काइंड ऑफ पावर सेंटर की पेरिफेरी में रह करके भी हम वो रहेंगे। तो वहां मैं उस पार्ट से एग्री करता हूं कि वो सेंड ऑफ बड़ा हो सकता था, लेकिन मैं इसको बहुत पुअर भी नहीं मानूंगा कि नीतीश कुमार को एक तरह से कह सकते हैं कि ही वाज फोर्स्ड टू क्विट। अभी देखिए कि उनकी सहमति के बिना आप लास्ट में कौन सा चीफ मिनिस्टर जो कि जा रहा हो और समृद्धि यात्रा का उन्होंने उनका 20 जिला बचा हुआ था, मात्र 18 जिला उन्होंने पहले किया हुआ था, वो उन्होंने 2 और 3 लेग में किया, उसको कंप्लीट किया। इससे कुछ ऐड नहीं होता है, ये वो दिखाता है कि वो जाते जाते वो पब्लिक से इंटरेक्ट करना चाह रहे हैं, वो एक्शन मोड में रहना चाह रहे थे
और अपने सत्ता को भी साथ में आप देखें एज ए पॉलिटिशियन अपने पावर को भी एक्सरसाइज कर रहे थे। और अभी भी द वॉइस ऑफ डिसेंट आप बिहार बीजेपी की तरफ से एक भी नहीं मिलेंगे आपको। तो नेता नगरी में आज इतना ही। आप अपनी राजनीतिक राय बताने से भी मत चूकिएगा। कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इन सारे विषयों पर आप क्या सोचते हैं, आपकी राय क्या है, क्योंकि आपके बोलने का समय कोई पार्टी या कोई नेता तय नहीं करता है। ख्याल रखिए अपना। कुलदीप मिश्र के साथ रहे आप। नमस्कार।